हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने पार्ट 1 में मिरर को कवर किया जो कि परावर्तन पे आधारित है। हम लोगों ने पार्ट 2 में अपवर्तन को समझा कि अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्या होता है। और आज का ये पार्ट 3 जो है इसमें हम लोग लेंस को कवर करेंगे। लेंस जो है ये अपवर्तन पे आधारित है ना, लेंस अपवर्तन पे आधारित है। पार्ट 4 में हम लोग केवल सवालों को करेंगे जो इस किताब के अंदर दिए गए हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे पार्ट 4 के अंदर। यानी पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट 3 के साथ। लास्ट में हम लोग सवालों को करेंगे जो किताब में आखिरी में दिए गए हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करते देखा होगा, है ना। वो ऐसे जो है घड़ी के पार्ट पुर्जों को जो है देखते हैं एक लेंस के माध्यम से। आवर्धक लेंस होता है। आवर्धक लेंस का मतलब जो भी वो वस्तु को देख रहा है उस लेंस के माध्यम से वो बड़े साइज का दिख रहा है। वस्तु छोटी सी है, वो बड़े आकार की दिखती है। क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथ से छूकर देखा है? जो ये मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, क्या आपने उसके पृष्ठ को छूकर टच करके देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? क्या यह बीच से मोटा है या किनारों से? चश्मों में हम लेंसों का उपयोग करते हैं। घड़ी साज के आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। जो आवर्धक होता है उसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है। लेंस क्या है, लेंस क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा इसमें आज की इस वीडियो में। यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है, इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है लेंस कहलाता है। यहां पूछा गया कि लेंस क्या है, तो देखो लेंस किसे कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। भाई दो पृष्ठों से घिरा हुआ वो ऐसा माध्यम होगा जो पारदर्शी होगा, यानी अपने से होकर के लाइट को जाने देगा, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो जाएगा या फिर कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना ही होना है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। जैसे ये एक लेंस मैंने बनाया, अगर आप इसको देखें तो ये दोनों पृष्ठ जो है गोलीय है। ये भी गोलीय है और ये भी गोलीय है, दोनों पृष्ठ गोलीय है। अब इसे देखो, ये भी अपने आप में लेंस है। कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना ही होना है। दोनों हो जाए तो भी लेंस है, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए। तो देखो एक पृष्ठ गोलीय है लेकिन जो दूसरा पृष्ठ है ये समतल है। अच्छा, लेंस जो है आपको ऐसा भी दिख जाएगा। यहां भी देखो दोनों पृष्ठ गोलीय है, ये भी गोलीय है, ये भी गोलीय है। भाई कैसे? क्योंकि गोले से बना हुआ है। इसको आप एक गोला बना सकते हो, इसको आप एक गोला बना सकते हो। यहां दोनों पृष्ठों को गोला बना सकते हो, यहां केवल एक पृष्ठ को आप गोला बना पाओगे इस वाले में। एक तो समतल है। ऐसा भी हो सकता है कि लेंस ऐसा हो। भाई कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना ही चाहिए। इसमें एक समतल है, एक गोलीय पृष्ठ है। इसको हम यहां से ऐसे गोला बना सकते हैं। इसको नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये समतल है। ये सारे के सारे लेंस हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक, जिसमें से एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। तो लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, दूसरा जो है समतल भी हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। दो गोलीय पृष्ठ यानी दोनों के दोनों गोलीय हैं और बाहर की ओर उभरे हुए हैं। इन सारे में देखो बाहर की ओर उभरे हुए कौन है? ये है और ये है। इसमें तो अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है, यहां भी अंदर की ओर वक्रित है। इसमें जो दो गोलीय पृष्ठ है दोनों के दोनों बाहर की ओर वक्रित है। तो ये एक गोलीय पृष्ठ है जो कि बाहर की ओर उभरा हुआ है। ये एक गोलीय पृष्ठ है जो बाहर की ओर उभरा हुआ है या फिर उठा हुआ है। तो उठा हुआ के लिए हम लोग उत्तल शब्द हम लोगों ने याद किया था। ऊ से उठा, ऊ से उत्तल।
है ना, उसे उठा उसे उतल, क्योंकि दोनों के दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ है, तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वि उत्तल लेंस बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखो दो गोलीय पृष्ठ हैं, दोनों के दोनों बाहर की ओर उठे हुए हैं, तो ये कहलाएंगे उत्तल लेंस, लेकिन ये द्वि उत्तल लेंस है, बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे होंगे, बाहर की ओर वक्रित होंगे, बाहर की ओर उठे होंगे, अब ऐसे बोलना। ठीक, इसे हम सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस कहीं पर लिखा हुआ है तो आप बाई कॉन्वेक्स लेंस ही समझेंगे, आप ये वाला मत समझ लेना, ये वाला आपको नहीं समझना है जिसमें एक पृष्ठ समतल है, नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, केवल उत्तल लेंस है, केवल उत्तल लेंस है, इसका मतलब द्वि उत्तल लेंस है, केवल उत्तल लेंस है, यानी कि दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे हैं, बाहर की ओर, दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हैं। ठीक, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। अगर आप कभी भी इस कॉन्वेक्स लेंस को, उत्तल लेंस को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि किनारों पर यह पतला होता है, किनारों पर ये लेंस जो है पतला होता है। मान लीजिए कि मैंने आपकी आंखों को बंद कर दिया और कहा छू कर बताओ कि ये लेंस जो है उत्तल है अवतल है क्या है, तो आप टच करेंगे, आपको दिखेगा कि बाहर में किनारों पर थिन है लेकिन बीच में थिक है, बीच में थिक है, तो इसका मतलब ये अपने आप में उत्तल लेंस है। राइट, अब देखो हम इसे द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं, केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं और अभिसरित लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12 ए में दर्शाए अनुसार अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। होता यह है कि जब द्वि उत्तल लेंस या फिर केवल उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरणें ऐसे समानांतर आपतित होती है, ऐसे समानांतर आपतित होती है, तो एक बिंदु पर यह प्रकाश की किरणें जाकर के मिलती है, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक बिंदु पर जाकर के अभिसरित होती है। यानी कि लाइट रे ऐसे जा रही थी, लाइट रे ऐसे जा रही थी, जैसे ही उत्तल लेंस को क्रॉस वो लाइट रेज करती है, ऐसे जाकर के आगे मिल जाती है लेंस की दूसरी साइड, है ना, ऐसे पैरेलल जा रही थी, आगे चल करके अपवर्तन के बाद ऐसे मिल जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी, अभिसरित हो जाती है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसी हो जाती है भाई, अभिसरित हो जाती है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती है, इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, हम जो है कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो चाहे आप बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल दो, केवल कॉन्वेक्स लेंस बोल दो, या फिर कन्वर्जिंग लेंस भी आप बोल सकते हो, द्वि उत्तल लेंस बोल दो, उत्तल लेंस बोल दो, या फिर आप अभिसारी लेंस बोल दो, ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। इसी प्रकार द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। द्वि अवतल, द्वि अवतल, अवतल का मतलब अंदर की ओर धंसा, अंदर की ओर धंसा, क्योंकि द्वि है मतलब दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर धंसे होंगे, यानी ये वाला नहीं चलेगा, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। दो गोलीय पृष्ठ होंगे, दोनों के दोनों अंदर की ओर वक्रित होंगे, ये भी अंदर की ओर वक्रित है, ये भी अंदर की ओर वक्रित है, तो जब अंदर की ओर वक्रित हो तो इसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव। दो गोलीय पृष्ठ है, दोनों के दोनों अंदर की ओर वक्रित है, तो इसे हम लोग बाई कॉनकेव बोलेंगे, है ना, बाई कॉनकेव। आप इसको बाई कॉनकेव बोल दो, केवल आप कॉनकेव बोल दो तो भी चलेगा, बाई अवतल लेंस बोल दो, केवल आप अवतल लेंस बोल दो तो भी चलेगा। राइट, और इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। भाई क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, देखो ये जो उत्तल लेंस है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से ऐसे समानांतर ऐसे गुजरती है, तो अपवर्तन के बाद लेंस से पास होने के बाद वो ऐसे मिल जाती है। अवतल लेंस में क्या होगा, प्रकाश की किरणें ऐसे पैरेलल जा रही थी, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद वो ऐसे छितरा जाएंगी, है ना, अवतल लेंस से गुजरने के बाद ऐसे छितरा जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी प्रकाश की किरणें। पहले ऐसे पैरेलल जा रही थी, उत्तल लेंस ऐसे कन्वर्ज कर दे रहा था, लेकिन अवतल लेंस पैरेलल लाइट रेज को ऐसे फैला देने का काम करता है। तो मान लो कि ये
प्रकाश की किरणें जो है ऐसे आपतित होती है, ऐसे आपतित होती है। तो ये जो अवतल लेंस है ये प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना, डाइवर्ज कर देगा, राइट। तो इसीलिए इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये जो लेंस होता है ये आप देखेंगे तो किनारों पर मोटा होगा, है ना, किनारों पर मोटा होगा, थिक होगा, और बीच में थिन, किनारों पर मोटा होगा और बीच में थिन। ये सब यहां पर मेंशन है। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, किनारों से मोटा होता है, बीच में पतला और किनारे पे मोटा। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12 में दर्शाए अनुसार अपसरित करते हैं। यहां पर दिया हुआ है, मैंने आपको समझा ही दिया है। ऐसे लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। द्वि अवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस कहलाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो या अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। किसी लेंस में चाहे वो उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस मतलब द्वि उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस मतलब द्वि अवतल लेंस हो, गोलीय पृष्ठ होते हैं, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इसलिए गोलीय बोलते हैं, गोलीय लेंस बोलते हैं। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। अब देखो, लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं, इसलिए इन्हें C1 C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे ये एक गोलीय लेंस है जो कि उत्तल लेंस है, ये एक गोलीय पृष्ठ है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ दो अलग अलग गोले के भाग हैं। दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, यानी दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ जो है दो अलग अलग गोले का भाग है। तो यहां से एक गोला बनेगा, यहां से एक गोला बनेगा, और इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अच्छा, ये जो पृष्ठ है ये भी एक गोले का भाग है, ये भी एक गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र होगा इसे भी हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस में दो दो वक्रता केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही है। इसे हम C1 नाम देंगे, इसे हम लोग C2 नाम देंगे। दो वक्रता केंद्र होते हैं, दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ गोले के भाग होते हैं, दो गोले के भाग होते हैं, दोनों गोलों का अपना अपना केंद्र होगा और उन दोनों को हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र बोलेंगे। कैपिटल C से डिनोट करते हैं, C1 C2 नाम देंगे। ऐसे ही आप अवतल लेंस में सोच सकते हो। ये अवतल लेंस है, ये एक गोलीय पृष्ठ है जो इस वाले गोले का भाग है, इसका अपना वक्रता केंद्र होगा, इसका अपना केंद्र होगा जो इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसके बाद ये एक गोला यहां पर ऐसे बनेगा, ये एक गोला बनेगा, इसका अपना वक्रता केंद्र होगा, इसे हम C1 बोलेंगे, इसे हम लोग C2 बोलेंगे, राइट। अब यहां से देखो आप, मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये लेंस है, इसका ये दोनों के दोनों वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये लेंस है, ये दोनों वक्रता केंद्र है C1 C2। यहां से एक सीधी रेखा, एक काल्पनिक सीधी रेखा जो होगी मुख्य अक्ष कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, राइट। तो लेंस का मुख्य अक्ष हम लोग किसे बोलेंगे? तो दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक सीधी रेखा, उसी को हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसका मतलब ये जो वक्रता केंद्र है लेंस के, ये दोनों के दोनों किस पर है? मुख्य अक्ष पर है। और मुख्य अक्ष क्या है? एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो दोनों वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। प्रकाशिक केंद्र किसे बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर किसे बोलेंगे? देखो लेंस है, लेंस का जो मिड पॉइंट है, लेंस का केंद्रीय बिंदु, इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का ये जो मिड पॉइंट होगा इसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे।
प्रकाशिकी केंद्र बोलेंगे। आप यहां पर ध्यान दो, ये जो रे है इससे मैंने प्रकाशिकी केंद्र से गुजारा हुआ है, तो देखो ये जो रे है अपने रास्ते को चेंज नहीं की है, ये जो रे है अपने रास्ते को चेंज की है, ये रे अपने रास्ते को चेंज की है, विचलित हुई अपने रास्ते से, ये रे अपने रास्ते से विचलित नहीं हुई है। यहां भी देखो ये जो रे है अपने रास्ते से विचलित हुई है, ये रे अपने रास्ते से विचलित हुई है, लेकिन जिससे मैंने प्रकाशिकी केंद्र से गुजारा है उसको मैंने विचलित नहीं करवाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किरण लेंस के प्रकाशिकी केंद्र से होकर के गुजरती है तो अपवर्तन तो होगा लेकिन विचलन नहीं होगा, रास्ते से विचलित वो किरण जो है नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, आगे आएगा भी। इसे प्रायः मुख्य अक्ष कहलाती है, लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र जो है इसे हम लोग लेटर O से डिनोट करते हैं, O से ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। यहां भी देख सकते हो प्रकाशिक केंद्र है ये, यहां से जो लाइट रे जा रही है बिना विचलित हुए आगे की ओर निकल गई है। बाकी जो भी लाइट रेज होंगी वो सब जो है विचलित होगी, वो सब विचलित होगी, वो सब विचलित होगी। यहां भी देखो लाइट रे विचलित हुई, यहां भी देखो लाइट रे विचलित हुई, लेकिन प्रकाशिक केंद्र से जो गई वो सीधे के सीधे निकल गई बिना विचलित हुए। यह चीज आपसे कहा जा रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। अपर्चर किसे बोलेंगे भाई? ये लेंस है, ये इसका प्रभावी व्यास हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। और हम लोग वैसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, वैसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका अपर्चर, जिसका द्वारक काफी छोटा हो। किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से, वक्रता त्रिज्या से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा हो। ऐसे लेंस को हम लोग थिन लेंस बोलते हैं, पतला लेंस बोलते हैं। समझ में आया आपको? इस अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक, जिनका अपर्चर इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। हम लोग वैसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो अपर्चर है वक्रता त्रिज्या से काफी छोटा हो। यानी वक्रता त्रिज्या बोलेंगे किसको? ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो प्रकाशिकी केंद्र है इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, है ना। ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, प्रकाशिकी केंद्र से दोनों वक्रता केंद्र की दूरी एक समान है, यानी ये R1 R2 आपस में बराबर है। यहां भी C1 C2 जो है ऑप्टिकल सेंटर से समान दूरी पर है, यानी कि ये जो वक्रता त्रिज्या है और ये जो वक्रता त्रिज्या है दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसे ही लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं, पतले लेंस कहलाते हैं। तो हम लोग पतले लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अगर उत्तल लेंस है तो समांतर किरणें अपवर्तन के बाद ऐसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अभिसरित हो जाएगी। अगर अवतल लेंस है तो समांतर किरणें जब जाती हैं तो अपवर्तन के बाद ऐसे छितरा जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि अपसरित हो रही है, तो अपसारी लेंस, इसलिए हम लोग अवतल लेंस को बोलते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। बचपन में आपने ये चीज किया होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको ये ग्लास जो है मिलता था, तो इसमें कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब सन से आने वाली जो लाइट है यहाँ पढ़ लेते हैं। पहले आपको कहा गया है, चेतावनी आपको दिया गया, वार्निंग दिया गया, इस क्रियाकलाप को करते समय अथवा अन्यथा भी सूर्य की ओर सीधे या लेंस से ना देखें। ना तो आपको सनलाइट को ऐसे देखना है, ना ही आपको लेंस के माध्यम से देखना है। लेंस के माध्यम से तो गलती से भी नहीं देखना है, ऐसे देख लो तो चलो ठीक भी है, लेकिन लेंस से तो बिल्कुल भी सन को नहीं देखना है, क्योंकि सन से आने वाली सारी प्रकाश की किरणें जो है आपके आंख पे जाकर के फोकस हो जाने वाली है। इससे आपकी आंखें जो है खत्म हो सकती है ना। कागज को जब जला दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपकी आंखों के साथ क्या होगा सोच लो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आंखों को क्षति हो सकती है, खतरनाक वाली। एक उत्तल लेंस को अपने हाथ में पकड़िए ऐसे,
इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए, सूर्य की ओर रखिए। सूर्य के प्रकाश को कागज की शीट पर फोकसित कीजिए। सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। कागज तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। कागज को देखते रहिए क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। एक्टिविटी 10.2 के अनुभवों को स्मरण कीजिए, जहां हम लोगों ने अवतल दर्पण लिया था। अवतल दर्पण में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पैरेलल सनलाइट जो है वो आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर रही थी। तो हमने एक ले लिया है लेंस जो कि उत्तल लेंस है। सन अनंत पर है, सन का है अनंत दूरी पर है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है, या फिर सन से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, सन से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उत्तल लेंस पर जब समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज कर जाती है। तो यही चीज आपको दिखाया गया है कि सनलाइट, सन से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो सब एक पॉइंट पर जाकर के मीट कर रही है और यहीं पर सन का इमेज बन जाता है। ये जो पॉइंट है यही जो है फोकस कहलाएगा इस लेंस का। और ये जो यहाँ पर बिंदु आपको मिलता है सन का इमेज होता है, सन का इमेज होता है। हम बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो फोकस पर बना है। तो यहीं पर आप याद कर लो, अगर वस्तु अनंत दूरी पर है, वस्तु का है अनंत दूरी पर है, वस्तु अनंत दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये आप ध्यान में रखना, फोकस पर बनेगा। और देखो सन बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। यहीं पर आप याद कर लो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सनलाइट को एक पॉइंट पर ले जाकर के कन्वर्ज कर दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है और कागज धीरे धीरे सुलगने लगता है और उसमें आग भी पकड़ सकता है। तो लेंस से इस बिंदु की जो दूरी है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस बोलेंगे अंग्रेजी में, है ना, फोकल डिस्टेंस बोलेंगे, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये याद रहेगा आपको। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। सन से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर थी, कहां पर जाकर के फोकस हो जाती है भाई, कहां पर जाकर कन्वर्ज करती है, तो लेंस का जो फोकस होता है वहां पर, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होता है। कुछ समय पश्चात यह आग भी पकड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है। लेंस द्वारा यह किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को जो है अभी सारे लेंस बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। सारे सनलाइट, पैरेलल सनलाइट को जो है एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का काम ये लेंस करता है। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु क्या है भाई, सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसके कारण कागज जलने लगता है। अब हम एक लेंस की मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है। एक उत्तल लेंस के लिए इसे चित्र 10.12 ए में तथा अवतल लेंस के लिए चित्र 10.12 बी में दर्शाया गया है। बता ही चुका हूं मैं कि समांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जब समांतर प्रकाश किरणें जो है उत्तल लेंस पर पड़ती है कन्वर्ज कर जाती है, अवतल लेंस पर पड़ती है डाइवर्ज कर जाती है। चित्र 10.12 को ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है और इसकी बात की जा रही है, राइट। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाया, जिस बिंदु पर अभिसरित जो है यह प्रकाश की किरणें हो रही, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। लेंस का मुख्य फोकस जो है ये बिंदु कहलाएगा। अच्छा, लेंस के केस में हम लोग वक्रता केंद्र शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग 2F से डिनोट करते हैं, है ना, इसको भी हम लोग 2F से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग 2F से दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेंगे। यहां पर देखो आपसे कहा गया है समानांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाकर के अभिसरित होती है। उसी बिंदु को हम लोग लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है,
और ये 2f2 क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, C2 है, एक्चुअल में क्या है, C2 है, जो दूसरा वक्रता केंद्र है। ये F1 ये भी क्या है, ये भी मुख्य फोकस है। अगर प्रकाश की किरणों को आप इधर से भेजेंगे तो ये सारी प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पर आकर के मीट करने वाली है, तो ये भी क्या है, मुख्य फोकस है। और ये 2f1 क्या है, एक्चुअल में क्या है, C1 है। ये 2f2 क्या है, एक्चुअल में क्या है, C2 है। ध्यान में रहेगा आपको। अच्छा, मान लो प्रकाश किरणें जो है अवतल लेंस पर आती है, तो ये ऐसे छितरा जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से ये किरणें आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। वास्तव में नहीं आएगी, वास्तव में प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे जाकर के ऐसे चली गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती प्रतीत होगी। ऐसा प्रतीत होगा मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आ रही है। तो इसी बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। और ये इसका जो है C1 है, ये C1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब अवतल लेंस का व्यवहार देखें। देख चुके हम लोग पिक्चर को। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। अपसरित होती प्रतीत होती है मतलब कि एक पॉइंट से निकल रही है, तो यहां से देखो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण जो है यहां से निकल रही है, ये किरण जो है यहां से निकल रही है। बस केवल प्रतीत होता है, वास्तव में यहां से नहीं निकल रही है। तो जिस बिंदु से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपसरित हो रही है, मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समानांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः अक्षर F का प्रयोग होता है, तथापि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ये लेंस है, उत्तल लेंस हम लोगों ने ले लिया। हम प्रकाश किरणों को इधर से भेजते हैं, समानांतर प्रकाश किरणों को इधर से भेजते हैं, तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाकर के ये किरणें जो है अभिसरित हो जाती है। मान लो ये बिंदु है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे इस लेंस का। लेकिन मान लीजिए कि हम प्रकाश किरण को ऐसे भेजते हैं, विपरीत दिशा में ऐसे भेजते हैं, इस डायरेक्शन में भेजते हैं, तो भी तो प्रकाश की जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इस साइड जाकर के अभिसरित होगी। ये भी मुख्य फोकस ही कहलाएगा। यही चीज आपसे कहा गया है। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समानांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको F1 कहा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 कहेंगे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। इधर हम लोग F1 बोलेंगे, इधर F2 बोलेंगे, इधर हम लोग 2F1 बोलेंगे, इधर हम लोग 2F2 बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया ये 2F1 क्या है, एक्चुअल में C1 है, वक्रता केंद्र। ये 2F2 क्या है, वक्रता केंद्र। और ये जो प्रकाशिक केंद्र है और ये जो मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। इन्हें F1 तथा F2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। मिरर वाले में भी सेम था। आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। एक्टिविटी 10.11 को स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में लेंस की स्थिति तथा सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी लेंस के सन्निकट यानी कि लगभग फोकस दूरी बताती है। इसकी बात की जा रही है ना। ये जो डिस्टेंस है लगभग फोकस दूरी बता रही है। लेंस और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वही फोकस दूरी है, क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण जो है मुख्य फोकस पर ही हो रहा है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। मिरर की अगर हम बात करते हैं, दर्पण की अगर हम बात करते हैं, ये प्रतिबिंब कैसे बनाते थे, रिफ्लेक्शन से यानी कि परावर्तन से, है ना, परावर्तन से। लेकिन अगर हम लेंस की बात करते हैं, ये प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे भाई, रिफ्रैक्शन से यानी कि अपवर्तन से। तो लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है, आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन करें। पहले उत्तल लेंस के लिए देखते हैं, तब अवतल लेंस के लिए देखेंगे।
अवतल लेंस के लिए बहुत ही आसान है, दो ही स्थिति होंगी बिंब की। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का संक्षिप्त विवरण जो है टेबल 10.4 में दिया गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपको याद होगा मिरर के केस में जो है हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपने 6 बिंब की स्थितियां देखी थी, ठीक है। अगर हम लेंस में जाएंगे ना तो यही चीज हमें उत्तल दर्पण में देखने को मिलेगा। उत्तल दर्पण में हमें देखने को मिलेगा बिंब की 6 स्थितियां आपको मिलेंगी। दर्पण के केस में जो है हम लोगों ने उत्तल दर्पण के केस में 2 ही स्थितियां देखी थी बिंब की। लेंस के केस में ये चीज आपको अवतल में देखने को मिलेगा, तो उल्टा हो जाएगा यहां पर। देखो कुल 6 स्थितियां हैं, 1 2 3 के बाद 4 5 6, थोड़ा सटा कर दिया गया, ध्यान से देख लेना। जहां पर 2f1 है वहां पर आप क्या समझेंगे, c1 है। जहां पर 2f2 है वहां पर आप c2 समझेंगे वक्रता के अंदर। अभी हम लोगों ने देखा अनंत पर अगर मान लीजिए कि वस्तु है, आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती है, मुख्य फोकस पर जाकर के कन्वर्ज करती है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सन का इमेज कहां बना था, मुख्य फोकस पर, तो f2 फोकस पर जाकर के बनेगा। सीधा याद रखो कि फोकस पर जाकर के बनेगा। अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अच्छा 2f1 से परे अगर हो, एक हम लोग बना लेते हैं पहले यहां पर, यह प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा f1 हो जाएगा, ये हमारा f2 हो जाएगा, ये हमारा 2f1 हो जाएगा जो कि क्या है c1 है, और ये हमारा 2f2 हो जाएगा जो कि क्या है c2 है। तो ये अनंत हो गया। अब कहा जा रहा है 2f1 से परे, यानी कि अनंत और इस 2f1 के बीच में, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, c1 के बीच में, तब क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण जो है f2 तथा 2f2 के बीच में होगा। f2 तथा 2f2 के बीच में, यानी इधर होगा, यहां पर होगा, f2 तथा 2f2 के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, लेंस के दूसरी साइड, ठीक है, लेंस के दूसरी साइड। यह प्रतिबिंब आपको छोटा मिलेगा, वास्तविक तथा उल्टा मिलेगा। अच्छा मान लो कि आपने 2f1 पर रख दिया, यानी ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे दर्पण में हम लोग वक्रता केंद्र पर ही ठीक डाल देते थे, तो वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनता था। सेम चीज यहां पर होगा, अगर आपने 2f1 पर डाला तो 2f2 पर इमेज बनेगा, वक्रता केंद्र पर डाला तो वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगा, वक्रता केंद्र पर डाला तो वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगा। समान साइज का बनेगा, दर्पण के केस में भी समान साइज का बनता था, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब आ जाओ हम यहां पर डालेंगे प्रतिबिंब को, इस बीच में डालेंगे, 2f1 और f1 के बीच में डालेंगे। अगर हम f1 2f1 के बीच में डालेंगे, f1 2f1 के बीच में डालेंगे तो प्रतिबिंब जो है 2f2 के परे बनेगा, लेंस के दूसरी साइड इधर कहीं बनेगा। जब भी लेंस के दूसरी साइड मतलब राइट साइड में, या फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, जिधर आपने वस्तु रखा है उसके दूसरे साइड अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेंस के केस में क्या होता था, जिधर वस्तु है उसके दूसरे साइड प्रतिबिंब बनता था तो आभासी सीधा होता था। दर्पण के केस में जिधर वस्तु है उसके दूसरे साइड प्रतिबिंब बनता था दर्पण के पीछे, तो आभासी और सीधा होता था। यहाँ पर ठीक उल्टा है, जिधर वस्तु है उसके दूसरे साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के तो वो वास्तविक उल्टा होगा। अब देखो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा है। अब मान लो कि आपने f1 पे डाल दिया, फोकस पे डाल दिया आपने, तो ये जो पहली स्थिति है ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, बिंदु के आकार का बन रहा था ना, अत्यधिक बड़ा बनेगा, असीमित रूप से बड़ा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब देखो इन 5 स्थितियों में जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको मिल रहा है। अच्छा अवतल दर्पण के केस में आभासी और सीधा एक ही स्थिति में आपको प्राप्त जो है हो रहा था प्रतिबिंब, वो है जब आपने अवतल दर्पण के केस में जो है रखा था प्रतिबिंब को इस पोल और इस मुख्य फोकस के बीच में, पीछे बन रहा था, आभासी सीधा बड़ा बन रहा था। सेम चीज देखो यहां पर होने वाला है। हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को यहां पर रखेंगे, हम प्रतिबिंब को यहां पर रखेंगे, इस बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो है जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा।
जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। जिस ओर बिंब है, जिस ओर वस्तु है, लेंस की उसी ओर बनेगा। जिधर बिंब रहे उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो हमेशा आभासी और सीधा होगा। ये याद रखिएगा। लेंस के केस में, दर्पण के केस में उल्टा हो जाएगा। दर्पण के केस में जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। दर्पण के केस में जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। लेंस के केस में ठीक उल्टा हो जाएगा। जिधर बिंब है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन जाए मतलब वो आभासी तथा सीधा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने वाली है तो वास्तव में लेंस के पीछे काटेगी ना। तो अगर लेंस के पीछे किरणें एक दूसरे को काट रही है मतलब वास्तव में काट रही है। वास्तव में तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जो है, अब लाइट आने दो उसके बाद देखते हैं। लाइट आ चुकी है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि दर्पण के केस में जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। लेंस के केस में जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। तो यहां पर देखो, जब हम वस्तु को डालते हैं प्रकाशीय के केंद्र और इस F1 के बीच में तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है। तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है। जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनता है और ये बड़ा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। यानी कि एकमात्र स्थिति है जब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। यानी कि हर टाइप का इमेज जो है ना ये उत्तल लेंस बना लेता है। बस एक मिसिंग है, यहां पर एक मिसिंग है, सीधा के साथ छोटा प्रतिबिंब। ये इमेज जो है देखो इसमें नहीं बन रहा है। हर टाइप का इमेज बन रहा है यहां पर, लेकिन सीधा में छोटा इमेज जो है नहीं बन रहा है। इस इमेज को बनाने की जिम्मेवारी किसके पास? अवतल लेंस। इस प्रतिबिंब को कौन बनाएगा? अवतल लेंस बनाएगा। अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो यह जिम्मेवारी किसके पास? उत्तल दर्पण के पास। उत्तल दर्पण के पास। याद रहेगा ये चीज, सीधा और छोटा। लेकिन उत्तल दर्पण में यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अवतल लेंस के केस में यह प्रतिबिंब जिधर बिंब है उधर की ओर ही बनता है। दर्पण के पीछे जब मैं बोलूं मतलब समझ जाना कि जिधर बिंब है उसकी अपोजिट साइड, दर्पण के पीछे। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज। देखो इसमें आभासी सीधा, आभासी सीधा। आभासी सीधा लेंस के केस में प्रतिबिंब कहां बनता है? जिधर वस्तु रहे उधर ही बनता है। जिधर वस्तु रहे उधर ही बनता है। ठीक है। तो दो ही स्थितियां हैं, या तो आप वस्तु को डाल दो अनंत पर या फिर आप कहां डाल दो? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर। दो ही स्थितियां हैं, या तो आप वस्तु को डाल दो अनंत पर या फिर कहां पर डाल दो? प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में। अनंत पर डालोगे तो प्रतिबिंब फोकस पे ही बनेगा, लेकिन देखो कहां पर बना है? F1 पे बना है। F1 पे बना है। ये अवतल लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रकाशीय केंद्र। ठीक, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। 2F1 2F2। अगर आप अनंत पर डालते हो तो प्रकाश की किरणें ऐसे पैरेलल आएगी। प्रकाश की किरणें जो है ऐसे पैरेलल आएगी और हमें पता है यहां से ऐसे चित्रा करके भाग जाएगी। ठीक है। क्या वास्तव में ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटने वाली है? कभी नहीं काटेगी। और हम जानते हैं जहां पर ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट दे या काटती हुई प्रतीत हो वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। तो वास्तव में तो ये एक दूसरे को काटने वाली नहीं है किरणें, लेकिन पीछे खींचने पर ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे को काट देती है। कहां पर? इस F1 पे। वस्तु को कहां डाला है? अनंत पर डाला है। जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बन गया। जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बन गया। या फिर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है क्या? वास्तव में काट रही है क्या? नहीं। अगर वास्तव में नहीं काट रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये तो हम लोगों ने ऐसे पीछे की ओर ड्रॉ किया ना, बढ़ाया। वास्तव में तो इधर की ओर जा रही है दोनों किरणें, कभी नहीं काटेगी। हम लोग पीछे खींच रहे हैं तो काटती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए प्रतीत होती है काटती हुई, वास्तव में नहीं काट रही है तो वास्तविक इमेज नहीं बनेगा। जिधर बिंब उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। और अनंत पर जब भी आप वस्तु को डालेंगे तो प्रतिबिंब जो है बिंदु के आकार का बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनेगा।
भाई दूसरी स्थिति है प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, प्रतिबिंब अब भी जिधर बिंब है उधर ही बनेगा। कहां पर बनेगा? तो देखो F1 और इस प्रकाशीय केंद्र के बीच, यहां पर बनेगा। F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा। प्रकाशीय केंद्र और इस अनंत के बीच में कहीं पर भी अब बिंब को डाल दो, तो फिर से जिधर बिंब उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी और सीधा बनेगा तो छोटा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि अवतल लेंस में कहीं पर भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, कहीं पर भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अवतल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस में, और ऐसे ही उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। हम किरण आरेख खींच करके भी जो है प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे कि दर्पण के केस में हम लोग ने देखा था कि दो रेज हम लोग निकालते थे, दो किरणों को निकालते थे और ऐसे हम लोग भेजते थे दर्पण पर, जिसके बारे में हमें आइडिया हो पहले से, है ना, जिसके बारे में हमें ये अंदाजा हो, पता लगाना काफी आसान है कि परावर्तन के बाद किधर से वो किरणें जाने वाली है। ऐसे ही किरणों को हम लोग चुनते हैं। ठीक है। ऐसे ही लेंस में होता है। लेंस से भी हम लोग दो किरणों को निकालेंगे, हम वैसे किरणों को निकालेंगे जिसके बारे में ये पता लगाना आसान हो, या फिर बोल दो पहले से आपको ये आइडिया हो कि अपवर्तन के बाद ये किरणें किधर से जाने वाली हैं। क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट दें। अगर वास्तव में काट दे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर वास्तव में ना काटे, बस काटते ही प्रतीत हो, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो सेम यही चीज आपको यहां पर बताया गया है। हम किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंस से प्रतिबिंबों के बनने को निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख लेंसों में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का अध्ययन करने में भी हमारी सहायता करेंगे। लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पण की भांति हम निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। तीन किरणें हैं आपके पास, 1, 2 और ये 3। ये तीन किरणें हैं, तीन में से किन्हीं दो को आप चुन लेना। ठीक है। जैसे पहली किरण किस टाइप की हो सकती है? बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस चित्र में दर्शाए अनुसार लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है कि समानांतर प्रकाश किरण अगर आती है, अगर हम एक प्रकाश किरण को ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर के आते हैं उत्तल लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद जो है वो मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली है। अच्छा, मान लीजिए कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो हमें मालूम है कि प्रकाश किरण जो है वो ऐसे चली जाएगी। ठीक, और ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आ रही है, जो कि मुख्य फोकस ही होता है। ठीक, तो आप एक ऐसा चुनोगे, दूसरा आप क्या चुन सकते हो? देखो, ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके उल्टा हम प्रकाश किरण को लेंस पर आपतित करवाएंगे मुख्य फोकस से होते हुए। अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। उत्तल लेंस के केस में, अवतल लेंस में देखो क्या होगा, हम प्रकाश किरण को आपतित करवाएंगे लेंस पे मुख्य फोकस के अनुदिश, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के निकलेगी, है ना। मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित करवाएंगे तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। इस चित्र में आपको दिखाया गया है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण वास्तव में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो इधर की ओर जाने वाली है। अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। तीसरी रे देखो, बता चुका हूं, लेंस के प्रकाश के केंद्र से अगर कोई रे जाती है तो विचलित नहीं होती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होगी, सीधे निकल जाएगी। तो देखो, आपने तीन किरणों को देखा, आपने तीन किरणों को देखा उत्तल लेंस लेकर के, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देख लो। पहला आपने देखा कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण अगर ऐसे आपतित होती है उत्तल लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद जो है वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा आपने देखा ठीक इसके विपरीत, अगर आप मुख्य फोकस से आपतित करवाते हो लेंस पर प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। और थर्ड बड़ा ही आसान है,
थर्ड बड़ा ही आसान है, प्रकाशीय के केंद्र से आप जो है लाइट को भेजते हो लेंस से, तो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। अपवर्तन होगा, लेकिन हम इसे विचलन नहीं बोलेंगे, विचलन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 10.17 में अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। तो चित्र 10.16 जो है ये सारे हैं इमेज, और चित्र 10.17 में ये है। तो आप यहां पर देखो, वस्तु अनंत पर है, हम लोग देख चुके हैं अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो पैरेलल होती है। मुख्य अक्ष के भी अगर पैरेलल है तो सब सारी की सारी किरणें एक दूसरे को काट देगी, कहां पर जाकर के, लेंस के दूसरे साइड। ठीक है, लेंस के दूसरे साइड जिधर बीम है उसके अपोजिट साइड जाकर के काट देगी और वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, है ना, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो, अनंत और 2f1 के बीच में बिंब को रखा गया है, 2f1 यानी कि C1, अनंत और 2f1 के बीच में दो किरणों को भेजा गया है। एक समानांतर किरण को भेजा गया मुख्य अक्ष के, तो हमें मालूम है कि मुख्य फोकस से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलती हुई आपको दिखाया गया है। एक दूसरी किरण आपको भेजा गया प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, तो सीधे ऐसे निकल गई। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट कहां रही है भाई, काट रही है इस f2 और 2f2 के बीच में, तो प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। देखो, ये तीर जो है बड़ा दिखाया गया है और ये तीर आपको छोटा दिखाया गया है, प्रतिबिंब छोटे साइज का बनेगा। ठीक, ये जो तीर है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दिखाया गया है, ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दिखाया गया, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा है। समझ में आया आपको? आगे देखते हैं, यहां देखो 2f1 पर रखा है यानी कि C1 पर रखा है। दर्पण के केस में याद करो, वक्रता केंद्र पर रखते थे तो वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनता था। सेम चीज यहां पर है, 2f1 पर रखा है, यहां से दो रे निकाला गया। ठीक वैसे ही पैरेलल मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर के किरण जाने वाली है। ठीक है, और दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से भेजी गई है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही है, C2 पर काट रही है। वक्रता केंद्र पर बिंब है और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। देखो, जिस साइज का तीर बिंब में दिखाया गया है उसी साइज का प्रतिबिंब, उसी साइज का तीर प्रतिबिंब में भी दिख रहा है, यानी कि समान साइज का प्रतिबिंब बना है। ये तीर मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये तीर मुख्य अक्ष के नीचे है। मुख्य अक्ष के ऊपर यानी कि सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे यानी कि उल्टा, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर उल्टे आकार का है, उल्टा बना है। ठीक, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है ना। वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही है ना एक दूसरे को, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। अब देखो, बिंब को डाला गया है 2f1 और f1 के बीच में। फिर से दो प्रकाश किरण को भेजा गया है। जो पहली किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर है, जाएगी अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से। एक दूसरी किरण को भेजा गया है प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित हुए ऐसे निकल जाएगी। वास्तव में ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है ना, प्रतिबिंब वास्तविक है। या फिर बिंब के अपोजिट लेंस के दूसरी साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होता है। यहां देखो कि तीर जो है ये छोटा है, जबकि यहां तीर बड़ा बना है, यानी प्रतिबिंब जो है बड़े साइज का है। यहां पर तीर उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है, मतलब जो प्रतिबिंब है उल्टा है। वैसे भी वास्तव में ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कहां पर बन रहा है, 2f2 से परे, है ना, वक्रता केंद्र से परे। इसमें देखो मुख्य फोकस पर डाला गया है, मुख्य फोकस पर डाला गया है। दो प्रकाश किरणों को कैसे निकाला गया, एक मुख्य अक्ष के समानांतर निकाला गया है, जो कि अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर के जाएगी, और दूसरा जो है प्रकाशिक केंद्र से भेजा गया है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब देखो, ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों किरणें जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम बोलेंगे कि अनंत पर जाकर के काटेगी। ऐसे पैरेलल किरणें कहां पर जाकर काटती, अनंत पर जाकर के काटती है, यानी प्रतिबिंब जो है अनंत पर ही बनेगा। अनंत पर जाकर के दोनों किरणें वास्तव में काटेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और देखो, मुख्य अक्ष के नीचे ये दोनों किरणें जो है अनंत पर जाकर काटने वाली है, यानी मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, तो यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक उल्टा है, और अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है। अब देखो, प्रकाशिक केंद्र और इस f1 के बीच में है, तो दो रेज यहां पर कैसे निकाला गया, एक मुख्य अक्ष के समानांतर भेजा गया, जो कि अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है। ये तीनों जो है अच्छे से रट कर रखना कि किधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो किधर से निकलेगी, ये पूछा जाता है।
एक रे को निकाला गया मुख्य अक्ष के समानांतर, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर के जाएगी, दूसरा जो रे है वो सीधा प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने वाली है, ये दोनों के दोनों किरणें जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। देखो ये एक दूसरे से दूर भागती हुई चली जाएगी, एक दूसरे से दूर भागती हुई चली जाएगी, ये दोनों के दोनों किरणें। लेकिन अगर हम इन दोनों, मतलब कि वास्तव में तो नहीं काटने वाली है, अगर वास्तव में नहीं काटेगी मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन इन दोनों किरणों को जब हम पीछे की ओर खींचते हैं तो काटती हुई प्रतीत होती है, पीछे खींचते हैं तब जाकर के काटती है, वास्तव में थोड़ी काट रही है, वास्तव में नहीं काट रही है, वास्तव में तो ऐसे जा रही है दोनों के दोनों, लेकिन पीछे खींचने पर ये एक दूसरे को काट रही है। क्योंकि वास्तव में नहीं काट रही है, आभासी रूप से काट रही है, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। और जिधर हम लोगों ने वस्तु को डाला है उधर ही प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बड़े साइज का प्रतिबिंब बना है। ठीक, अवतल लेंस में दो ही स्थिति है। अनंत वाले केस को हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार समझ लिया हुआ है कि समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, वास्तव में ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटने वाली है, पीछे खींचने पर ये आभासी रूप से एक दूसरे को काटेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर भी डाल लो आप, जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ही बनेगा, छोटे आकार का बनेगा। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब या तो बिंदु के साइज का बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है या फिर छोटा बनता है, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। अब आइए हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। चिन्ह परिपाटी सेम टू सेम है जैसा कि आपने दर्पण में पढ़ा था, सेम टू सेम है दर्पण में जो आपने पढ़ा था। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, देखो क्या सब था। दर्पण में पोल होता है, यहां पर प्रकाशीय केंद्र होता है। दर्पण में आपसे कहा गया था कि सारी दूरी आप पोल से मापेंगे, लेंस के केस में सारी दूरी आप प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे, बाकी मापना आपको ठीक वैसे ही उसी डायरेक्शन में। पोल को कहा गया था कि आप क्या करो कि मूल बिंदु मान लो, ये हमारा नेगेटिव एक्स, ये हमारा पॉजिटिव एक्स, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव वाई, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव वाई। सारी दूरी आप पोल से मापेंगे। तो मान लो दूरी मापने के लिए पोल से आप नेगेटिव एक्स में जा रहे हो तो हम लोग दूरी को ऋणात्मक लेते थे, और अगर आप पॉजिटिव एक्स में जा रहे हो तो दूरी को हम लोग धनात्मक लेते थे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब आप दूरी मापते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लंबवत दूरी आप मापते हो, तो यानी कि पॉजिटिव वाई में दूरी मापते हो तो धनात्मक, और नेगेटिव वाई में दूरी अगर मापते हो तो ऋणात्मक। बस इतनी सी बात है कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, बस इतनी सी बात है। सेम चीज आपको यहां पर फॉलो करनी है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसी चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहां भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे जो दर्पण के केस में देखा था। केवल जहां दर्पण में सभी दूरियां उनके ध्रुव से नापी जाती है, वहां लेंस में सभी माप उनके प्रकाशीय केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद कर लो आप, उत्तल के केस में है ना, उत्तल के केस में कॉन्वेक्स के केस में देखो, कॉन्वेक्स आ रहा है ना, वैक्स में ये एक्स आ रहा है, इसी को आप ऐसे कर दो ये प्लस हो जाएगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस बोल दो या फिर उत्तल दर्पण बोल दो, दोनों के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर उत्तल है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी धनात्मक। अगर अवतल है, अवतल चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी ऋणात्मक। ये आपको अच्छे से कंठस्थ कर देना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। आपको u v तथा f बिंब ऊंचाई h, प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश के मान उचित चिन्हों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। तो लेंस के केस में भी सेम चीज होगा। देखो सारी दूरी आपको मापनी है प्रकाशीय के केंद्र से, इसको आप मूल बिंदु मानेंगे, इसको आप मूल बिंदु मानेंगे। ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। हम यहां से क्या करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई हो जाएगा। अब देखो अगर दूरी मापने के लिए प्रकाशीय केंद्र से अगर आप इधर नेगेटिव एक्स में जाते हो तो दूरी आप ऋणात्मक लेंगे। अगर दूरी मापने के लिए प्रकाशीय केंद्र से अगर आप पॉजिटिव एक्स में जाते हो तो दूरी आप धनात्मक लेंगे, ठीक है। बिंब की ऊंचाई मापने के लिए या फिर प्रतिबिंब ऊंचाई मापने के लिए, बिंब की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के या तो ऊपर मापते हैं या फिर नीचे मापते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक पॉजिटिव वाई में, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मापी गई दूरी लंबवत नेगेटिव वाई में ऋणात्मक। बस इतनी सी बातें हैं। अब आइए लेंस सूत्र तथा आवर्धन सूत्र को देख लेते हैं।
आपने दर्पण सूत्र देखा था, UVF में रिलेशन बता रहा था, ठीक वही चीज है यहाँ पर। जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था, उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस के बीच संबंध प्रदान करता है। लेंस सूत्र इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। क्या चेंज है? दर्पण के केस में आपने पढ़ा था 1/v यहाँ पर प्लस था, तब जाकर के 1/u 1/f, मतलब केवल चिन्ह का फर्क है। दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस हुआ करता है जबकि यहाँ पर माइनस है, बस इतनी सी फर्क है। उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों को उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इस फॉर्मूले में UVF का वैल्यू पुट करेंगे तो आप हमेशा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही पुट करेंगे, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही पुट करेंगे। आवर्धन, सेम फॉर्मूला दर्पण में आपने पढ़ा था, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, यहां भी सेम है। वहां आपने पढ़ा था माइनस प्रतिबिंब दूरी बट्टे में बिंब दूरी, बस यहां पर चिन्ह का फर्क है। आवर्धन में भी चिन्ह का फर्क है, यहां पर प्लस आ जाएगा। लेंस के केस में किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यही फॉर्मूला है आवर्धन का, लेंस में भी यही है और मिरर में भी यही है। लेकिन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के टर्म में जो है वहां पर चिन्ह में फर्क आ जाता है, क्योंकि यहां पर फर्क आ जाता है। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h हो, लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तो आवर्धन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के टर्म में लेंस के केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां से चिन्ह हटा देंगे, ये लेंस के लिए, ठीक है, और ये मिरर के लिए। अब आइए एक न्यूमेरिकल जो है दिया गया है किताब में, इसको देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको इस न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब देखो कहा गया है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो जो भी मान दिया गया है पहले आप उसको लिख लें। फोकस दूरी देखो दिया गया है, जो फोकस दूरी वो 15 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताओ, लेंस का जो न्यूमेरिकल होता है, दर्पण का जो न्यूमेरिकल होता है, एक एक मान आप उचित चिन्ह के साथ पुट करते हैं फॉर्मूले में, उचित चिन्हों के साथ। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस हो या दर्पण हो, फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल के केस में धनात्मक। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अब देखो प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनी है, 10 सेंटीमीटर यहां पर लिखेंगे, और हमको बिंब दूरी चाहिए। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो लेंस और बिंब के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग बिंब दूरी बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं। अब मुझे बताओ ये कैसा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, कैसा होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? देखो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। आपने क्या पढ़ा, अवतल लेंस के केस में जिधर बिंब उधर ही प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर हम इधर बिंब रखते हैं तो इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाशी के केंद्र हमारा ये हो जाएगा। दूरी मापने के लिए हम लोग इधर की ओर चलेंगे, ये हमारा प्लस एक्स है, ये हमारा माइनस एक्स है, यानी कि उल्टा मैंने लिख दिया, ये हमारा प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। यानी कि हम दूरी मापने के लिए, प्रतिबिंब दूरी मापने के लिए पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई जो बिंब है वो बनेगा किधर। तो लेंस के केस में जो प्रतिबिंब है, जिधर बिंब होता है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रकाशिक केंद्र से हम लोग नेगेटिव एक्स में जाएंगे, यानी कि ये मान हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, सीधा याद रखो, अवतल लेंस के केस में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी दोनों के दोनों ऋणात्मक। अवतल लेंस के केस में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी दोनों के दोनों ऋणात्मक।
बिंब दूरी यानी कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे लेंस कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो। लेकिन प्रतिबिंब दूरी के केस में आपको ध्यान में रखना है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में u और v ये दोनों के दोनों निगेटिव ऑलवेज, ठीक। अब आइए हमें वस्तु दूरी चाहिए, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, यही चीज है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1/15 बराबर माइनस 1/10 प्लस 1/u। अब देखो u ना नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो समझना कि गलत हो गया। अगर u मैंने आपसे कहा कि हमेशा u आपको हमेशा जो है नेगेटिव मिलेगा, चाहे लेंस कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, ठीक। तो यहां पर भी जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वहां पर u नेगेटिव ही आना चाहिए, ठीक। और अवतल लेंस के केस में v भी नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो v का मान है वो नेगेटिव रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी में 30, 1 में u का मान है, 1 में u बराबर 1 में 3 में से हम लोग -2 घटाएंगे। गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर u नेगेटिव नहीं आ रहा है। u अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है मतलब कि मामला गंभीर है, मामला गलत है, कहीं पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है मतलब कहीं पर मिस्टेक हुआ, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, v हम लोग नेगेटिव लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर देखो हम लोगों ने प्लस डाल दिया है, ठीक है, यहां पर देखो प्लस डाल दिया है, ये गलत हम लोगों ने किया है। चलो यहां से हम लोग मिटा ही लेते हैं। ये हमारा माइनस है, ठीक। अब देखो 1/u इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10 हो जाएगा। 1/u इज इक्वल टू एलसीएम 30 आएगा। अब यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 3, 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/30 यानी कि u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब सही है, u नेगेटिव आना चाहिए आपका, हमेशा नेगेटिव आएगा u, जब भी u निकालना हो नेगेटिव ही आएगा। आपको क्या चाहिए? आवर्धन भी चाहिए, मैग्निफिकेशन भी चाहिए। तो आवर्धन बराबर आपने फॉर्मूला देखा अभी v/u, v/u, v कितना है? -15, u कितना है? -30, ये कितना आ गया? 1/2, 1/2। आवर्धन देखो क्या आया? 1/2 आया। अब देखो आपको याद होगा आवर्धन के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आवर्धन का चिन्ह धनात्मक है मतलब प्रतिबिंब कैसा है? आवर्धन का चिन्ह धनात्मक, प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। सीधा प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। सेम यहां पर लगेगा। आवर्धन का मान देखो 1 से छोटा है, यानी जो प्रतिबिंब है वो छोटा है। ये मैं प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूं आपको, प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूं। और हमें मालूम है कि अवतल लेंस के केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और छोटा होता है। ये चीज हमें दिख भी रहा है आवर्धन से। तो ये आपको समझ में आ गया। ये किताब में सॉल्व किया गया है। देखो यहां पर नहीं, आवर्धन 1/3, आवर्धन 1/3। u का मान जो है ठीक है, सही है यार, यहां पर गलत हो गया ना। v का मान जो है -10 है, 10 1/3, ठीक है, 1/3। अब सही है, यहां पर 1/3 कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। तो किताब में देखो इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है।
बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है, छोटा है, ये बताना है। प्रतिबिंब दूरी आपको बतानी है। साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी कि सब कुछ पूछ रखा है आपसे। उत्तल लेंस है, आपको फोकस दूरी दी गई है, लिख लेते हैं। उत्तल के केस में फोकस दूरी धनात्मक 10 सेंटीमीटर। बिंब की ऊंचाई आपको दी गई है। बिंब की ऊंचाई हमेशा आप धनात्मक लेंगे, क्योंकि बिंब को जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा, तो हमेशा जो है आप लेंगे पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर। देखो यहां पर वस्तु दूरी जो है दी गई है आपको, वस्तु दूरी हमेशा आप ऋणात्मक लेंगे, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए प्रतिबिंब दूरी, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे सारे मान को। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। यहाँ से 1/v निकालेंगे, 1/v निकालेंगे, 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 15 दूनी में 30, यानी कि यहाँ से 1/v आ जाएगा, 1/30, यानी कि v बराबर जो है हमारा यहाँ पर +30 सेंटीमीटर आ जाएगा। उत्तल लेंस के केस में प्रतिबिंब दूरी जो है, जो v है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अवतल लेंस में फिक्स है कि निगेटिव होगा, यानी जो प्रतिबिंब दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता करना है वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है, बड़ा है प्रतिबिंब, तो आप क्या करेंगे, आवर्धन के पास जाएंगे। ये सारी चीजें आवर्धन ही आपको बताएगा। आवर्धन जो है लेंस के केस में होता है v/u, राइट। v का मान हम लोगों ने 30 सेंटीमीटर निकाला, u का मान जो है -15 आपको दिया गया है, तो -2 आ जाएगा। आवर्धन के पास कोई इकाई नहीं है, ठीक है। आवर्धन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो आवर्धन देखो यहां पर -2 आया है, तो इसका जो चिन्ह है वो कैसा है, ऋणात्मक है, जो हमें यह बताता है कि जो प्रतिबिंब है उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा है। जो इसका मान है वो 1 से बड़ा है, मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो बड़े आकार का है। अब कितना बड़ा है, तो देखो आवर्धन 2 है, मतलब जो वस्तु का आकार है उसके 2 गुने आकार का जो है ये प्रतिबिंब बना है। ये 2 m बराबर 2, m बराबर -2, माइनस तो ये बता रहा है कि उल्टे आकार का प्रतिबिंब है, लेकिन ये 2 क्या बता रहा है कि जो बिंब का साइज है, जो वस्तु की साइज है, उसके डबल साइज का जो है प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु की साइज भाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो इस हिसाब से प्रतिबिंब की साइज कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, राइट। तो देखो यहां पर बनाया गया है, सब आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोगों ने देखो ये या u + 30 सेंटीमीटर, v का मान देखो 30 सेंटीमीटर है, v का मान +30 सेंटीमीटर है, v का मान हमारा +30 सेंटीमीटर आया। उसके बाद आवर्धन हमारा -2 आया है, -2, यहां आवर्धन देख लेते हैं, -2 आया है, ठीक। प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारा भी -4 सेंटीमीटर, ठीक है, -4 सेंटीमीटर ही आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमें मालूम है प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टे प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, ठीक। तो -4 सेंटीमीटर मैंने यहां पर नहीं लिखा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि भाई प्रतिबिंब जो है वो उल्टे आकार का है, क्योंकि निगेटिव चिन्ह है आवर्धन का। ये सब पढ़ने के बाद अब एक आखिरी टॉपिक बचता है हमारा, लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता, आप जानते हैं किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसारित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। सीधा याद रखो, जिस लेंस की शक्ति जितनी अधिक, जिस लेंस की क्षमता जितनी अधिक, अपवर्तित प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता उसके पास उतनी ही अधिक, ठीक है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशीय केंद्र के निकट फोकसित करता है। लेंस की फोकस दूरी भाई जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, जैसे मान लो कि मैं एक लेंस यहां पर ऐसे बनाया, ठीक,
अगर मान लो लेंस को यहां पर इन सारे किरणों को फोकस करना हुआ तो इसका मतलब फोकस दूरी ये मुख्य फोकस है, ठीक, ये डिस्टेंस जो है फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। अगर लेंस मान लो यहां पर ले जाकर के इन सारी किरणों को फोकस करता है, मतलब कि मुख्य फोकस ये हो जाएगा, ऐसे में फोकल डिस्टेंस ये कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस दूरी जितनी कम होगी, फोकस दूरी जितनी छोटी होगी, लेंस को उतना ही ज्यादा पावर लगाना होगा प्रकाशीय केंद्र की ओर मोड़ने के लिए। भाई फोकस दूरी जितनी कम है, फोकस दूरी जितनी कम है, लेंस को जो भी प्रकाशीय किरणें हैं उसको प्रकाशीय केंद्र की ओर ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी कम है प्रकाशीय के केंद्र से। फोकस दूरी क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी होती है। तो अगर मान लो अगर यहाँ पर मोड़ना हुआ तो लेंस को ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, लेंस की पावर जो है अधिक होनी चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पर बेंड करना होगा तो लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिक चाहिए, ऐसे पावर जो है कम चाहिए। जितना ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा उत्तल लेंस को, लाइट रे को, जितना ज़्यादा लाइट रे को बेंड करना होगा, जितना ज़्यादा बेंड करना होगा, फोकस दूरी उतनी ही कम होनी चाहिए। फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की पावर उतनी अधिक होनी चाहिए। भाई ज़्यादा मोड़ने के लिए, ज़्यादा बेंड करने के लिए, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके ज़्यादा पास बेंड करने के लिए जो है पावर अधिक चाहिए, यानी कि फोकल डिस्टेंस जो है कम चाहिए, क्योंकि मालूम है जिस भी पॉइंट पर बेंड किया जाएगा वही मुख्य फोकस है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसारित करता है। अवतल लेंस से प्रकाश किरण जब ऐसे समानांतर आपतित होती है तो ऐसे फैला देती है, छितरा देती है, अपसरित कर देती है। जो अवतल लेंस जितना ज्यादा अपसरित करे प्रकाश की किरणों को, जैसे मान लो ऐसे गई, ऐसे अपसरित कर दी, तो ये क्या है कि कम अपसरित हुआ तो लेंस की पावर कम, अवतल लेंस की पावर कम। अगर ज्यादा डाइवर्ज कर दे रही है मतलब लेंस की पावर ज्यादा है, लेंस की पावर ज्यादा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, जितना फोकल डिस्टेंस कम उतना ज्यादा पावर चाहिए लेंस को लाइट रे को कन्वर्ज करने के लिए उत्तल लेंस के केस में। जितना कम फोकल डिस्टेंस अवतल लेंस को उतना ही ज्यादा पावर देना पड़ेगा, अवतल लेंस के पास उतनी ही अधिक पावर होती है डाइवर्ज करने के लिए लाइट रे को। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई लेंस है भाई, उसके पास कितनी क्षमता है प्रकाश किरणों को अभिसरित करने की, कितनी क्षमता है प्रकाश किरणों को अपसरित करने की, उसी की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं, राइट। और देखो ये क्या होता है, P = 1/f। फोकल डिस्टेंस भाई जितनी कम होगी पावर उतनी ही अधिक होगी। पावर जितनी अधिक होगी, अगर उत्तल लेंस है तो ज्यादा कैपेसिटी है लाइट रे को बेंड करने की, लाइट रे को कन्वर्ज करने की। अगर अवतल लेंस है तो ज्यादा पावर है लाइट रे को डाइवर्ज करने की। सिंपल इतनी सी बातें हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ये याद रखिएगा, कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। यदि एफ को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। जैसे पावर अगर आपको डायोप्टर में चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और फोकल लेंथ को आप मीटर में डालेंगे। अगर मान लीजिए कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, अगर मान लीजिए कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप 100/f कर देंगे, सिंपल हो गया। अगर फोकल लेंथ मान लीजिए कि 1 मीटर है तो पावर आपका 1 डायोप्टर आ जाएगा। अगर फोकल लेंथ मान लीजिए कि 1 मीटर है तो पावर आपका 1 डायोप्टर आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। तो 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आप नोट कर सकते हैं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सीधी सी बात है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक मान डालेंगे तो पावर आपको धनात्मक मिलेगा, है ना। पावर जो है पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। जो पावर है वो नेगेटिव है कॉनकेव लेंस के केस में। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव है, ठीक है। चश्मा बनाने वाले जब संशोधी लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए कि निर्धारित लेंस की क्षमता जो है वो +2 डायोप्टर है ना। एक लेंस है जिसकी क्षमता जो है +2 डायोप्टर है। बता सकते हो कि कौन सा लेंस है? बिल्कुल आप चिन्ह देखकर बता दोगे, चिन्ह देख करके। पावर पॉजिटिव यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव यानी कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, उत्तल है।
फोकल डिस्टेंस आप बता सकते हो, बिल्कुल। आपको कुछ नहीं करना होता है, पावर को उलट देना होता है। तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर जो है फोकल लेंथ हो जाएगा। क्योंकि पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ आपको मीटर में ही मिलेगा। तो निर्धारित लेंस क्या है, उत्तल है, जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ऐसे ही अगर मान लो कि -2.5 डायोप्टर है तो माइनस देख करके समझ में आता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, यानी कि लेंस जो है वो अवतल है, ठीक। और इसी मान को हम उलट देंगे तो ये मान आएगा फोकल डिस्टेंस का, -0.4 मीटर। अब आपको किताब में ये बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके ऊपर जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें कई सारे लेंस लगे हुए हैं, कई सारे लेंस हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में। भाई एक लेंस से बात बनी नहीं तो चलो कई सारे लेंसों का इस्तेमाल कर लिया गया, सबको कांटेक्ट में रखा गया, कांटेक्ट में रखा गया, संपर्क में रखा गया है। और लेंस की शक्ति जो है अलग अलग तो हो ही सकती है। तो मान लीजिए कि कई सारे लेंस हैं, कई सारे लेंस हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग पावर है डायोप्टर में, सबको कांटेक्ट में रखा गया है। सबको मिला करके कुल पावर जो है कितनी आएगी भाई, कितनी क्षमता जो है टोटल बनेगी, वो चीज अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता है, सारे इंडिविजुअल लेंस के पावर को जोड़ देना होता है, लेकिन साइन के साथ हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। देखो अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। कई सारे डिवाइस होते हैं जिनमें कई सारे ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं, प्रकाशिक यंत्र होते हैं जिसमें कई सारे लेंस लगे होते हैं। वो इसलिए लगे होते हैं ताकि बड़े आकार का प्रतिबिंब हम देख सकें। मान लीजिए कि एक लेंस से काम नहीं चल रहा है, उतना साइज नहीं मिल रहा है प्रतिबिंब का, तो चलो कई सारे लेंसों को कॉन्टैक्ट में डाल दिया। या फिर ज़्यादा स्पष्ट जो है क्लियर इमेज देखने के लिए कई सारे लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है और उसे जो है कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है। तो जब हम संपर्क में रखेंगे कई सारे लेंस को तो उसका कुल टोटल पावर कितना आएगा, उसे निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो भी अलग अलग लेंस हैं, जितने भी लेंस हैं, 10 लेंस हैं, 10 लेंस के पावर को जोड़ दो, लेकिन ध्यान रहे चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, बीजगणितीय योग करना है, चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 लेंस का इस्तेमाल किया गया है, 1 डायोप्टर का है, 3 डायोप्टर का है, -4 डायोप्टर का है और मान लीजिए कि 2.5 डायोप्टर का है। इन सारे लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है, इन सारे पावर के लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है। तो टोटल पावर कितना आएगा, तो टोटल पावर कितना आएगा तो कुछ नहीं करना होता है, चिन्ह के साथ सबको जोड़ दो। -1 डायोप्टर, ठीक है, +3 डायोप्टर, -4 डायोप्टर और +2.5 डायोप्टर, सबको चिन्ह के साथ जोड़ दो, हो गया, नेट पावर निकल गया। यही चीज आपसे कहा गया कि अलग अलग जो पावर है उसका बीजगणितीय योग होता है, यानी कि चिन्ह के साथ जोड़ना होता है। समझ में आया आपको? चश्मा बनाने वालों के लिए लेंस की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। आंखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाले ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंस के अनेक अलग अलग संयोजन को संपर्क में रखकर चश्मे को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाले आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेता है। यह कहा जाता है भाई जो चश्मा बनाते हैं, आपकी आंखों को कितने पावर की लेंस चाहिए, तो चश्मा बनाने के लिए अलग अलग लेंस का जो है संयोजन किया जाता है, तो उसमें इसी बीजगणितीय योग का इस्तेमाल किया जाता है नेट पावर निकालने के लिए। उदाहरण के लिए देखो +2 डायोप्टर तथा +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस का संयोजन जो है 2.25 डायोप्टर क्षमता एकल लेंस के तुल्य है। हम एक लेंस बनाना चाहते हैं, इन सारे पावर को जोड़ करके तो बना सकते हैं, इन सारे को जोड़ दो, जो नेट पावर आएगा उस पावर का लेंस चाहिए, एक लेंस। लेंस की क्षमताओं की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने में किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाया गया लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के लेंसों के डिजाइन में किया जाता है। जो ये कैमरे के लेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इन सारे में कई सारे लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारे लेंस के जो पावर होते हैं उसको जोड़ने का काम जो है कुछ ऐसा ही होता है। इस पूरे टॉपिक में सवाल देखो कहाँ से आता है, सवाल आता है कि भाई आपने अलग अलग लेंस को कांटेक्ट में रखा है, बहुत ही बढ़िया बात है, अलग अलग लेंस को आपने कांटेक्ट में रखा है। अब उन सारे को मिलाकर के टोटल पावर जो है कितनी बनेगी, तो सारे को जोड़ दो,
सारे पावर को ऐसे जोड़ दो, लेकिन ध्यान देना है कि चिन्ह के साथ जोड़ना है, बिना चिन्ह के साथ नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर माइनस हटा करके नहीं जोड़ना है, माइनस वाले को माइनस के साथ वैल्यू पुट करना है, प्लस वाले को प्लस के साथ वैल्यू पुट करना है, यही आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो भाई एक डायोप्टर जो है उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, सिंपल। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उससे लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा गया है, कोई उत्तल लेंस है, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उससे लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यानी आपको प्रतिबिंब दूरी दी गई है, प्रतिबिंब दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, और कहा गया है वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है लेंस के केस में जिधर बिंब है उसके पॉजिटिव बनता है, यानी इधर की ओर बनता है, नेगेटिव एक्स में बनता है। नेगेटिव एक्स में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि ये वैल्यू ऋणात्मक है, नेगेटिव है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, कहा गया कि जिस साइज का प्रतिबिंब है उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वस्तु को कहां रखा गया होगा? याद करो, ये F1 है, ये 2F1 है, भाई 2F1 पर रखा गया होगा, C1 पर रखा गया होगा, C1 पर रखा गया होगा, तभी प्रतिबिंब जो है इधर जो है 2F2 पर बना होगा, है ना। C1 पर रखा होगा तो प्रतिबिंब जो है C2 पर बना होगा, सेम साइज का बना होगा। यानी कि जो बिंब दूरी है उसे मापने के लिए हम लोग 2F1 के पास जाएंगे, 2F1 के पास जाएंगे, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दूरी है, जो बिंब दूरी है वो भी -50 सेंटीमीटर ही है ना, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से 2F1 की डिस्टेंस और 2F2 की डिस्टेंस बराबर ही है ना। प्रकाशिक केंद्र से C1 की जो दूरी है और C2 की जो दूरी है वो तो बराबर ही है। अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो इधर भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक। ये साइन प्लस होगा, है ना, ये साइन प्लस होगा क्योंकि प्रतिबिंब जो है 2F2 पर बनेगा ना, तो हम लोग इधर मापेंगे दूरी, तो ये मैं बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ये +50 सेंटीमीटर, ये -50 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बना जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? तो 50 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी है, 2F1 पर रखी है, C1 पर रखी है, कुछ भी बोल सकते हो आप। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, पावर भी ज्ञात कीजिए। तो भाई पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? फोकल लेंथ चाहिए। तो पहले आप फोकल लेंथ यहाँ पर निकालो, 1/f = 1/v - 1/u। 1/v यानी कि 1/50 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 2/50 हो जाएगा, 2/50 हो जाएगा, यानी कि 1/25 हो जाएगा। f का मान जो है ये 25 आ जाएगा प्लस साइन के साथ। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक आती है। अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू ऋणात्मक आता तो आप समझ जाते कि गलत है। अब भाई क्या चाहिए? पावर चाहिए, लेंस की क्षमता चाहिए। पावर = 1/f हम डालेंगे। पावर हमको डायोप्टर में मिलेगा अगर हम फोकल लेंथ मीटर में डालते हैं, तो 1/25 है, ठीक है। 1/25 तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.04 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, ठीक। डायोप्टर में ये बन गया हमारा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है, 1/f हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो -2 डालेंगे, -0.5 डायोप्टर आ जाएगा, राइट। इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट 3 है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग एक लास्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग आखिरी में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सारे को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आखिरी पार्ट में। थैंक यू सो मच।